मेरे अजीज दोस्तों, जिहाद की राह पर चलते हुए अगर आपको मौत नसीब होती है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के चेहरे पर खुदाई नूर होगा। आपके चेहरे पर चांद की चमक होगी। आपके जिस्म पर खुदाई खुशबू चमकेगी। आपके जिस्म पर खुदाई खुशबू चमकेगी। तुम खुदा के सबसे प्यारे बंदे हो। तुम्हें जन्नत ही नसीब होगी। हाफिज सईद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हिंदुस्तान की मालियत, उसकी फाइनेंशियल ताकत का सेंटर मुंबई है और हमें समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसकर तबाही मचा देनी है। वक्त आ गया है जिहाद का। वक्त आ गया है जब तुम्हें हिंदुस्तान में घुसकर उसके दिल पर हमला करना है। ये मीटिंग सितंबर 2008 में पाकिस्तान के मुरीद के में लश्कर तौयबा के हेडक्वार्टर्स पर हुई थी। जिहाद का भाषण सुनने वाले ये वो हमलावर थे जिनका मकसद समंदर के रास्ते मुंबई में घुसकर तबाही मचाने का था। 26/11 के मुंबई हमलों की चार्जशीट के मुताबिक इन हमलावरों की अपने आका से यह आखिरी मुलाकात थी। आतंक का वो आका जिसने अब तक तरह तरह की ट्रेनिंग देकर इन हमलावरों के जहन में हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का जहर भरा था। ये शख्स जिसका नाम है हाफिज मोहम्मद सईद। और फिर हाफिज सईद के सिखाए इन हमलावरों ने 26 नवंबर की रात मुंबई में कहर बरपा दिया। जांच में यह बात पूरी तरह से साफ हो गई कि खून खराबे से भरी ये तबाही इसी शैतान की साजिश थी। मुंबई पर हुआ अब तक का ये सबसे खतरनाक आतंकी हमला, जिसमें 166 लोग मारे गए और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए। इस हमले का मास्टरमाइंड यही हाफिज मोहम्मद सईद था। अब वो दौर नहीं रहा, जिहाद का दौर शुरू हो चुका है। और तुम्हें 71 का जमाना याद है और आज जिहाद का दौर शुरू हो चुका है। जिहाद के सामने ना रूस ठहर सका, ना अमेरिका ठहर सका, इंशाल्लाह इंडिया नहीं ठहरेगा। He is the supreme leader of LET। सबसे जो महत्वपूर्ण था वो कसाब का कन्फेशनल स्टेटमेंट था जो उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। उसमें जब उससे पूरे घटनाक्रम के बारे में, पूरी ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था, तब उस समय उसने क्लियर कट बताया था कि जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो उनको मोटिवेशन के लेक्चर के लिए जब उनको लेके गए, जमातुल दावा के हेडक्वार्टर में लेके गए थे, तब हाफिज सईद ने खुद उन सबको से बुलाकर बात की थी और उनको अटैक करने में अब ब्लेसिंग्स दी थी अपनी, और उनको कहा था कि बहुत बड़ा एक काम कर रहे हो और तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। 26/11 को हुए मुंबई हमले को 6 साल बीत चुके हैं। इन सालों में मुंबई आगे बढ़ गई, देश आगे बढ़ गया। 26/11 के हमले में पकड़ा गया इकलौता जिंदा आतंकी अजमल आमिर कसाब फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन 6 साल बाद भी इस हमले का सबसे बड़ा गुनाहगार हाफिज सईद आज तक भारत के हाथ नहीं लगा है। ना ही उसके आतंक की कोई सजा मिली है। वो आज भी सरहद पार बैठा खुलेआम हिंदुस्तान के दामन पर ऐसे जख्म लगाने की साजिश में जुटा। अब ऐसा बात यह है कि इंशाअल्लाह इंडिया के खिलाफ जिहाद होगा, दोस्ती नहीं होगी। अब भी जुमे की नमाज के बाद वो आमतौर पर भारत के खिलाफ नफरत का जहर उगलता रहता है, धमकी देता है मुंबई जैसे और भी खतरनाक हमलों की। बंबई क्या होता है और साल में हजारों बंबई इकट्ठे कर लो, एक मशरकी पाकिस्तान का अभी तक जवाब नहीं हुआ। हाफिज सईद और लश्कर तौयबा और ये सब जो है लश्कर जंग भी, ये सब पाकिस्तान आर्मी ISI के थ्रू उनका हिस्सा है।
वो इसको मानते हैं स्ट्रैटेजिक एसेट, मतलब कि अगर भारत के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जा सकती है, अगर भारत हमला करता है या भारत के ऊपर हमला करना चाहते हैं नॉन स्टेट एक्टर से, तो यही उसकी फ़ौज है। तो हाफिज़ सईद जो है वो उनका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो लीडर है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। जब वो लाहौर में लेक्चर देने खड़ा होता है तो हज़ारों आदमी आते हैं। भारत और अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी होते हुए भी कैसे ये खुलेआम घूमता है? क्या हिंदुस्तान की अदालत में इस शैतान को कभी सजा मिल पाएगी? क्यों ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर खत्म करने वाला अमेरिका हाफिज सईद के खिलाफ कुछ नहीं करता? आखिर आतंक के इस आका की हकीकत क्या है? कि पिछले 11 सालों के अंदर इंडिया को खुल खेलने का पूरा मौका दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मुल्हिक अफगान सरहद में इंडिया के जिम्मेदारों को बैठने का ठेकों के नाम पर बड़ा मौका दिया। हाफिज सईद के परिवार का ताल्लुक भारत के हरियाणा से था, मगर देश के विभाजन के बाद 1948 में यह परिवार पाकिस्तान चला गया और पंजाब के सरगोधा में बस गया। सईद का जन्म यहीं हुआ था। तो बोले पड़ोसी क्या? मेरी तो माँ और पिताजी वालिद, मेरी वालिदा और वालिद तो हिंदुस्तानी थे। कौन से गांव के, कौन से शहर के? तो उन्होंने हिसार के, हरियाणा के एक शहर का नाम लिया। तो मैंने कहा वहाँ के आप कैसे हैं? बोले मेरे वालिद वालिदा वहीं के हैं और मेरी माँ वहीं हामला हुई थी, मतलब गर्भवती हुई थी उसी गांव में। शुरुआत से ही सईद अपनी जज्बाती कट्टर धार्मिक भाषणों के लिए जाना जाने लगा। साथ ही भारत के खिलाफ उसके दिल में अजीब सी नफरत रही। मुंबई हमलों पर लिखी किताब द सीज 3 Days of Terror Inside the ताज में लेखक कैथी स्कॉट और एड्रियन लिवाई लिखते हैं कि जिहादियों के दिल में भारत के खिलाफ बेइंतहा नफरत भरने के लिए हाफिज सईद अपने धार्मिक भाषणों में यह बताना नहीं भूलता कि कैसे विभाजन के समय हुई हिंसा में उसके परिवार के 36 लोग मारे गए थे। हलाक कर दिया मेरे अजीजों को। बंटवारे के खून खराबे के दौरान मेरे खानदान के 36 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बदला लेना है हमें इन हिंदुस्तानी काफिरों से। खून के आंसू रुलाना है इन हिंदुस्तानियों को। अमीर हाफिज सईद! अमीर हाफिज सईद! हाफिज सईद के इन भाषणों में सच्चाई कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन उसकी बातों का असर इन जिहादियों पर बेहद गहरा होता है। वो किसी की भी सोच बदल सकता है, किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकता है। ये जिहाद का दौर शुरू हो चुका है। जिहाद को दुनिया नहीं जानती, जिहाद को लोग नहीं समझते। अब भाइयों सुन लो, जिहाद मुल्कों से जंग नहीं होती, फौजों की फौजों से जंग नहीं, असले की असले से जंग नहीं होती। जब जिहाद होता है तो जमीन आसमान के दरमियान जंग होती है, मदद सारी आसमानों से आती है। जो तैयार किए जाते हैं टेररिस्ट, उनको पहले ब्रेन वॉश करना पड़ता है कि आप लड़ने जा रहे हैं, आप मर जाएंगे, क्यों आप काफरों को ऊपर हमला कर रहे हैं, आप जन्नत में पहुंच जाएंगे, आप ये सब कार्रवाई जो है वो उनका काम है, वो तैयार करते हैं। सिर्फ जो ट्रेनिंग है हथियार की वो जो है वो फौज वाले या ISI वाले देते हैं। तो हाफिज सईद का मोटिवेशन फोर्स है और वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है और उसका बहुत बड़ा रोल है अटैक में जो हुआ था मुंबई में। ऐसे ही कट्टर भाषणों से वो शुरुआत में पाकिस्तान में मशहूर हुआ। इसी का नतीजा था कि 1979 में खुद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल ज़ियाउल हक की सिफारिश पर हाफिज सईद को पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ इस्लामिक स्टडीज का हिस्सा बना दिया गया। फिर सईद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इस्लामिक स्टडीज का टीचर भी रहा। सईद की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया
80 के दशक की शुरुआत में उच्च इस्लामिक शिक्षा के लिए सईद सऊदी अरब गया। वहां वो अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीनों के संपर्क में आया। यहीं से हाफिज सईद की जिंदगी का मकसद भी जिहाद बन गया और इसी के साथ शुरू हुई उसके आतंक की कहानी। कि इंडिया की साजिशों को समझे, न तिजारत होगी, न इंडिया से दोस्ती होगी, न इसके साथ कोई मुआहदा होगा। अफगानिस्तान में जिहाद का प्रचार करने और लोगों को इस जिहाद से जोड़ने के लिए 1986 में हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा वल इरशाद की शुरुआत की। इसी जमात-उद-दावा की लड़ाकू शाखा बनी लश्कर-ए-तौयबा। शुरुआत में लश्कर खूंखार तालिबानियों के साथ अफगानिस्तान में सक्रिय रहा। फिर 1990 के बाद जब सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से निकल गए तो हाफिज सईद ने अपने जिहादी मिशन को भारत के कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। मकबूजा है, हैदराबाद मकबूजा है, जूनागढ़ मकबूजा है। हैदराबाद दक्कन के नवाब ने ऐलान किया था ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान के साथ शामिल होगा। इंडिया के साथ वो रहने के लिए तैयार नहीं थे। जिस तरह इंडिया ने कश्मीर में फौज दाखिल की, इसी तरह इंडिया ने हैदराबाद दक्कन में फौज दाखिल की, बाकायदा फौजी कब्जा किया। ये कब्जा भी छुड़ाना है। 1993 में जम्मू कश्मीर में पहले हमले के साथ हाफिज सईद के शुरू किए हुए आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तौयबा ने भारत में अपनी खूनी दस्तक दी। देखिए, भारत के खिलाफ जितनी लड़ाई पाकिस्तान ने लड़ाई उसमें हार गया वो, और आखिरी में बिल्कुल उसको पता लग गया कि भारत के कन्वेंशनल वॉर में नहीं जीत सकता, ना कश्मीर ले सकता। तो उन्होंने ये तय किया कि ऐसी एक फ़ौज बनाई जाए जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स वो अटैक करे और हम बोले हमका कोई मतलब नहीं उससे, ये तो अपने आप अटैक कर रहे हैं, ताकि लड़ाई भी ना हो और भारत का नुकसान भी होता रहे, ताकि किसी तरीके से वो मजबूर हो जाए बात करने के लिए हमसे कश्मीर के ऊपर या कुछ हमको कंसेशन दे दें। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद तो हाफिज सईद के आतंक का एक पूरा सिलसिला चल निकला। 13 दिसंबर 2001 भारत की संसद पर हमला। 28 अक्टूबर 2005 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस बेंगलोर में हमला। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट। मार्च 2006 वाराणसी में आतंकी हमला। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट। अगस्त 2007 हैदराबाद के पाक में धमाका। और इसके बाद 26 नवंबर 2008 की वो रात जब हाफिज सईद के सिखाए खतरनाक हथियारों से लैश लश्कर-ए-तौयबा के पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में कहर बरपा दिया। वो हमला जिसमें 166 बेकसूर लोग मारे गए और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए। एलईटी के जो कार्डर्स हैं उनके लिए वो एक बहुत ही अहम आइडियोलॉग है। उनके ट्रेनिंग में, उनके इंडोक्ट्रिनेशन में, उनके रेडिकलाइजेशन में और उनके इन जनरल इंडिया एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इसके पहले भी जो दूसरे अटैक्स एलईटी के हुए हैं हमारे देश में, उन अटैक्स में भी हाफिज सईद का रोल निष्पन्न हुआ है और डेफिनेटली 26/11 में उनका अहम रोल था। छब्बीस 11 के हमले में पकड़े गए इकलौते जिंदा आतंकी अजमल कसाब ने अपने बयान में साफ साफ बताया था कि हमले के पीछे लश्कर-ए-तौयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नापाक गठजोड़ ही था। उनको ट्रेनिंग के दौरान जब वहां पे पीओके में जो उनका ट्रेनिंग कैंप था वहां पे जब चल रही थी उस समय भी हाफिज सईद ने वहां विजिट किया था, ऐसा कसाब ने बताया था।
कोई भी बड़ा प्लान जब एलईटी करता है तो उसका जो आइडिया होता है वो हाफिज सईद से लेकर जो उनके एक्सक्यूशनर रहता है सब तक वो रहता है, और सबका एलईटी के हेड होने के कारण ये सबको पर्सनली मॉनिटर करता है। छब्बीस 11 के इस हमले में ठिकानों के चुनाव और ट्रेनिंग के लिए मुंबई के नक्शे, सड़कों और हमले की अहम जगहों की जानकारी मुहैया कराने में अहम किरदार निभाया पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद सैयद गिलानी ने। हमले के तकरीबन एक साल बाद अक्टूबर 2009 में अमेरिकी एजेंसियों ने डेविड हेडली को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को हेडली से पूछताछ करने का सीमित अवसर दिया गया। मगर डेविड के बयान में एक और हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई कि किस तरह हाफिज सईद अपने जाल में लोगों को फंसाता है और उन्हें जिहाद के लिए तैयार करता है। कैसे आतंक का यह पूरा ताना बाना पाकिस्तान में किसी खुफिया तरीके से नहीं बल्कि बिल्कुल खुलेआम और लोगों की नजरों के सामने होता है। लेखक सैयद हुसैन जैदी की किताब हेडली एनआई में एनआईए को दिए हेडली के बयान का जिक्र है। अपने बयान में हेडली ने बताया, बात 2001 की है जब मैं लाहौर आया। एक दिन नमाज पढ़ने के बाद मैंने मस्जिद के ठीक बाहर एक बड़ी सी होर्डिंग देखी जिस पर लिखा था जिहाद के लिए दान करें। मैं हैरान रह गया, ये तो जिहाद का खुला ऐलान था और बात सिर्फ ऐलान की नहीं थी, उससे भी बढ़कर खुलेआम जिहाद के लिए दान मांगा जा रहा था। मैंने उस होर्डिंग पर लिखे नंबर पर फोन किया और कहा कि मैं जिहाद के लिए पैसे देना चाहता हूं। जल्द ही आबिद नाम का एक शख्स मेरे फ्लैट में मुझसे मिलने आया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की राह में जिहाद के नाम पे एक छोटा सा नजराना 50,000। 50,000। हम आपके जज्बे की कदर करते हैं जनाब। सिर्फ पैसे ही देना चाहेंगे या आगे भी कुछ करने का इरादा है? अगर असली जिहाद करने का इरादा हो तो शाम को मस्जिद के पास वाली सुनसान जगह पे आ जाइएगा। आमिर साहब हाफिज सईद साहब का इज्तिमा है। खुदा हाफिज़। उस शाम हाफिज सईद ने जो कुछ मुझसे कहा मैं उससे बेहद प्रभावित हुआ। भाषण के बाद आबिद ने मुझे हाफिज सईद से मिलवाया और हम लोगों ने कुछ देर तक बातें की। बहुत बढ़िया। पूरी रात मैं हाफिज सईद से हुई मुलाकात के बारे में सोचता रहा। सोचता रहा कि मुझे वाकई हाफिज सईद के कहे मुताबिक जिहाद के मकसद को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको हर हालत में अपने मकसद में कामयाब होना। इसके बाद मैं हाफिज सईद के इज्तिमा में नियमित रूप से जाने लगा। उनके भाषणों का मेरे ज़हन पर गहरा असर होने लगा। इन्हीं भाषणों के दौरान मैं जिहाद के बड़े बड़े आकाओं से मिला। ये लोग दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों का बदला लेना चाहते थे। फिर मुझे पता चला कि ये लोग लश्कर तैयबा के थे। यहीं पर मेरी मुलाकात लश्कर के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी से हुई। डेविड कोलमैन हेडली के बयान के मुताबिक हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी दोनों जिहाद में यकीन रखते थे, लेकिन दोनों की भूमिकाएं एकदम अलग थीं। हाफिज सईद की भूमिका सबसे अहम थी। वो आग उगलने वाले भाषणों के लिए जाना जाता था। वो लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें यह भरोसा दिलाता था कि उनका इस्लाम सच्चा है, बाकी सब नकली। लखवी का काम आगे की ट्रेनिंग का था, जिसमें हथियार चलाने और हमले की योजना शामिल थी। जो हमारा मेन चार्ज है 166 लोगों की हत्या करना, 236 लोगों को इंजुरीज करना, भारत सरकार से युद्ध करना, ये सभी चार्ज जो कसाब के खिलाफ प्रूव हुए हैं, वही सभी चार्ज वो आज हाफिज सईद के भी खिलाफ है।
इसके अलावा मुंबई हमले की साजिश में शामिल महाराष्ट्र के जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल ने अगस्त 2012 को जांच एजेंसियों को दिए अपने बयान में बताया कि 2008 में जब वो आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में था तो हाफिज सईद ने उससे पूछा था कि मुंबई की कौन कौन सी जगहों पर हमला असरदार रहेगा, जिससे ज्यादा नुकसान हो और जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाए। अबू जुंदाल के मुताबिक उसने ही हाफिज सईद को नरिमन हाउस पर हमला करने की राय दी थी, क्योंकि इस हमले से इजराइल और अमेरिका दोनों को संदेश पहुंच सकता था। हाफिज सईद एक आर्मी के मेजर जनरल के साथ वो विजिट करने को कैंप पे गया था और उसने कसाब को फायरिंग में फर्स्ट नंबर आने के कारण उसको फर्स्ट प्राइज दिया था। साफ था कि पूरी साजिश में हाफिज सईद की भूमिका सबसे खतरनाक और अहम थी। गहन जांच के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 2008 के मुंबई हमलों और अन्य आतंकवादी घटनाओं के सिलसिले में लश्कर तोयबा के आतंकियों हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और डेविड हेडली समेत 9 लोगों के खिलाफ 11,280 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी। चार्जशीट में इन सब पर भारत के खिलाफ युद्ध करने का आरोप लगाते हुए गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून की विभिन्न धाराएं लगाई गईं। चार्जशीट में हेडली के सहयोगी तहव्वुर राणा, अलकायदा के आतंकवादी इलियास कश्मीरी, लश्कर के साजिद मलिक, पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी अब्दुल रहमान हाशमी और ISI के मेजर इकबाल व मेजर समीर अली के नाम भी शामिल किए गए। ये चार्जशीट साफ इशारा करती है और सबूत पेश करती है कि 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद है। अजमल आमिर कसाब और हेडली के बयान के अलावा भारत की तरफ से जमा किए गए सबूतों में मुंबई पर हमले करने वाले आतंकियों और पाकिस्तान में उनके आकाओं के बीच रिकॉर्डेड टेलीफोन की बातचीत भी थी। भारत को यकीन है कि इनमें से एक आवाज हाफिज सईद की भी है, लेकिन बार बार मांग के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को आज तक हाफिज सईद या ज़कीउर रहमान लखवी का वॉइस सैंपल नहीं सौंपा है। उनके वेपन्स का एविडेंस दिया, उनके ग्रेनेड्स का एविडेंस दिया, उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया और ये सब फेक है। अच्छा, वॉइस मैच कराइए साहब, हमने रिकॉर्ड किया है, ये कम्युनिकेशंस हैं, और ये तो फेक है साहब, ये तो सब बन जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उनकी आतंकवाद निरोधक अदालत में दायर की गई चार्जशीट से भारत हैरान रह गया। भारत की तरफ से पेश किए सबूतों का मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तान के मुंबई हमले की चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम तक नहीं था। तो चार्जशीट को सामने रखेंगे तो आपको क्लियर कट ये लगेगा कि क्यों किस बिना पे उसको हटाया गया उसका नाम, उसका कोई आपको प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा पाकिस्तान का जब आप चार्जशीट देखेंगे। तो पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है और हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसका बैकबोन एक ही है। हमारे यहाँ जो एविडेंस जो मान्य किए गए हैं कोर्ट में और पाकिस्तान में जब वो पुटअप नहीं किया गया ठीक से और ये मान्य नहीं किया गया तो उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान की चार्जशीट में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लश्कर कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को बनाया गया। बड़ी चालाकी से पाकिस्तान ने मास्टरमाइंड लखवी को कैद करके ये दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि असली गुनाहगार हाफिज सईद अब भी आजाद है और भारत के खिलाफ अपने मिशन में जुटा है। बहुत बड़ा इलाका वो है जो इंडिया ने इससे बहुत पहले कश्मीर का हथियाया हुआ था, दबाया हुआ था। अभी अल्लाह के फजल व करम से ये तहरीक उठेगी, वो इलाके भी इंशाअल्लाह कश्मीर में दाखिल होंगे। सवाल ये उठता है कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद हाफिज सईद के खिलाफ उठने वाले शोर और अपने ऊपर बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुंबई आतंकी हमलों के बाद दिसंबर 2008 में ही
जमात उद दावा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और हाफिज सईद को उसका आतंकी सरगना। मुंबई हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए पाकिस्तान ने हाफिज सईद को करीब 6 महीने तक नजरबंद रखा। हाफिज के प्रत्यार्पण के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद साल 2009 में लाहौर हाई कोर्ट ने हाफिज के खिलाफ सभी मामलों को खारिज कर दिया। अप्रैल 2012 में अमेरिका ने मुंबई हमले के साथ साथ और कई आतंकी वारदातों में शामिल होने पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तौयबा के लीडर हाफिज सईद के ऊपर $1 मिलियन यानी तकरीबन 60 करोड़ का इनाम रख दिया। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट rewardforjustice.net के मुताबिक यह इनाम अब भी लागू है। इसके अलावा अमेरिका के विदेशी विभाग ने आतंकवादी संगठनों की अपनी सूची में जमात उद दावा समेत लश्कर तौयबा से जुड़े 3 और गुटों को भी शामिल कर लिया है। इनाम का जो सिग्निफिकेंस ये है कि कोई आदमी अगर अंडरग्राउंड है या उसकी लोकेशन आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो कोई उसका जानकार, कोई इनसाइडर आपके इसकी लालच में, इनाम की लालच में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, उसकी लोकेशन दे देगा। ठीक है, लोकेशन दे दे, अब आप क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे वहां तक? इसमें कोई शक की ज़रूरत है क्या? किसी प्रकार की भी शक की आवश्यकता नहीं है कि इट इज़ द स्टेट विच इज़ इन्वॉल्व्ड, इट इज़ द स्टेट विच इज़ गिविंग पेट्रनेज और एंड द स्टेट इज़ एग्जीक्यूटिंग इट थ्रू इट्स ओन एजेंट्स। अपने सिर पर लगे इनाम, प्रतिबंधों और आतंक के सबूतों का हर रोज मजाक उड़ाते हुए हाफिज सईद न सिर्फ सड़कों पर, खुले मैदानों में सरेआम रैलियां करता है और लोगों को आतंक का पाठ पढ़ाता है। इंडिया उम्मीद लगाए बैठा था, अमेरिका की मौजूदगी से जितना इस जालिम ने फायदा उठाया किसी ने नहीं उठाया। अब मैं उससे भी कहता हूं कि तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। बल्कि लाहौर में ही शान से रहता है। वो बाकायदा सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्विटर के जरिए अपने संदेश दुनिया तक पहुंचाता है। NIA की वेबसाइट पर बाकायदा उसके घर का पता, मकान नंबर 116E, मोहल्ला जौहर, लाहौर दिखाया गया है। ये वो घर है जहां कड़े पहरे और हथियार बंद लड़ाकों के साए में हाफिज सईद पलता है। क्या हाफिज सईद तक पहुंचना वाकई मुश्किल है? करीब 5 महीने पहले 2 जुलाई 2014 को भारतीय पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात की। वो उससे मिलने वाले पहले भारतीय पत्रकार हैं। वेद प्रताप वैदिक बताते हैं कि किस तरह हाफिज सईद भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता है और कैसे उसकी सुरक्षा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। जब मैं गया हाफिज सईद के पास तो मियाँ नवाज शरीफ से मिलने के लिए मुझे जितने बैरियर क्रॉस करना पड़े और उसके पहले जब आसिफ जरदारी राष्ट्रपति थे, जितने उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए क्रॉस करना पड़े, उससे ज़्यादा हाफिज सईद से मिलने के लिए क्रॉस करना पड़े। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सुरक्षा में उसको रखा हुआ है। फिर वो एक किसी घने मोहल्ले के अंदर रहता था। उस मोहल्ले में गया तो कई लोग बंदूक लेके एकदम मेरी कार के आसपास आ गए। लेकिन मोस्ट वांटेड से इस मुलाकात को लेकर वेद प्रताप वैदिक खुद विवादों में घिर गए। सवाल यहां तक उठे कि वैदिक ने बीजेपी के कहने पर हाफिज सईद से मुलाकात की। वेद प्रताप वैदिक बताते हैं कि अपने बचाव में हाफिज सईद का कहना था कि पाकिस्तान की अदालतों ने तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया, फिर भारत उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है? जब पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की अदालतों ने बिल्कुल माफ़ कर दिया है, बेगुनाह साबित किया है, तो इनके सामने क्यों जाऊं? इनका पाकिस्तान की अदालत और पाकिस्तान का ही मुजरिम, उन अदालतों की माफ़ी और उन अदालतों से आपका बेगुनाह सिद्ध होना, कुछ सिद्ध होना नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आप अपने आप को बेगुनाह सिद्ध करें, ये बेहद जरूरी है। ये मैंने उसको समझाया है। 27 अप्रैल 2010 को दिए एक इंटरव्यू में हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जल जिहाद छेड़ने की धमकी दे डाली। तब से लेकर आज तक हाफिज सईद झेलम नदी पर रन ऑफ द रिवर की तर्ज पर बन रहे बांध का जबरदस्त विरोध कर रहा है। वो सिंधु नदी जल बंटवारे समझौते पर सवाल उठाते हुए भारत पर पानी रोकने का बेबुनियाद आरोप लगाता रहता है और इसी मुद्दे पर वहां के लोगों को वर्गलाता रहता है कि वो भारत के खिलाफ जल जिहाद छेड़ते हैं। और तुमने अमेरिका की इस खित्ते में मौजूदगी से फायदा उठाकर 62 डैम बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ पानी का बम इस्तेमाल करके जो मंसूबे बनाए हैं, इंशाल्लाह ये सब तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। हाफिज सईद जैसा शैतान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई की बड़ी जरूरत है। इन हालात में क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है कि अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी दबाव से पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत के हवाले कर दे? जानकार इससे इनकार करते हैं। आप हमसे कहिए कि साहब आप हमारा जो कोहिनूर हीरा हम आपको दे दें। क्यों दे दें भाई? जब तक आप अगर ले सकते हैं तो हमको मार के ले लीजिए, अगर आपको इतनी जरूरत है तो, वरना तो मतलब विलिंगली कौन उसको देगा? तो ये तो फूल हार्डी है ये सोचना कि भाई वो हमको दे देंगे क्योंकि हमने बहुत सा एविडेंस उनके सामने पेश किया है। आप दिया करो। इफ यू आर इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल तो उसको तो कोई तरीका नहीं है। जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसामा बिन लादेन का खात्मा किया था, क्या हाफिज सईद को पकड़ने या खत्म करने की ऐसी कोई संभावना हो सकती है? पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, उसको स्टेट प्रोटेक्शन है, तो आप कैसे पहुंचेंगे बताइए? बॉम्ब कर सकते हैं, ऊपर से किसी को एयर ड्रॉप कर दें। और अगर अमेरिका जो है अपनी फोर्सेस यूज करता है ये ओपनली, उसके इम्प्लीकेशंस वो भी समझते हैं और पाकिस्तान भी समझेगा। नहीं, कोई जॉइंट हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना अमेरिका इसमें शामिल होगा। अमेरिका जो अपने उसके दुश्मन है और जिसकी इंटेलिजेंस उनको अंदर से मिलती है, पाकिस्तान के अंदर से, तो वो किसी और मुल्क के लिए ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर जिस मुल्क को चाहिए उसको खुद कार्रवाई करना पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ से उस बॉर्डर पर अटैक नहीं कर सकते। ज्यादातर जानकार यही मानते हैं कि वहां घुसकर हाफिज सईद का खात्मा करना बेहद मुश्किल है, खासतौर पर तब जब उसे पाकिस्तान का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। भारत यही कर सकता है कि कूटनीतिक तरीकों से दबाव डालकर वहाँ की सरकार पर इन लोगों को गिरफ्तार करे और इनके खिलाफ अदालत में कार्रवाई करे, और जो कुछ आरोप हैं और प्रमाण अगर हैं पक्के मजबूत तो सिद्ध करें। पाकिस्तान हाफिज सईद के खिलाफ भारत के सबूतों को पूरी तरह खारिज कर चुका है। यही नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वो अब भी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद पर कड़ा रुख अख्तियार करने की बात करते रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सुरक्षा के लिए हम समर्पित हैं और इसके लिए भारत वचनबद्ध है। उम्मीद भले ही जगी है, मगर आज 6 साल बीतने के बाद भी 26/11 में जख्मी हुई मुंबई और पूरे भारत को अपने सबसे बड़े गुनाहगार के खात्मे का इंतजार है।